Okay, so let's start with our next topic. Before that, एक पॉइंट और आपका सीएफ फोर्स बेंडिंग मोमेंट में छूट गया था. इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, जो भी हो. सो व्हाट इज मीन्ड बाय दिस? आपके पास अगर कोई भी बीम दिया हुआ है, ठीक है, let it be. पूरा बीम ना ड्रॉ करके मैं सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ. So you may get some bending moments like this or like this, right? Or ठीक है, इस तरह के आपको बेंडिंग मोमेंट्स मिलेंगे. तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपका कांटा बदलता है, यानी कि सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है. जैसे हर फिगर में आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जहां ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है. तो in a bending moment diagram, the point at which the bending moment diagram changes its sign from positive to negative, that point is known as point of contraflexion. इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे ये वो पॉइंट है, इस फिगर में ये वो पॉइंट. तो जिस भी पॉइंट पे ये आपका डायग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ना कि शियर फोर्स डायग्राम में. तो मिस्टेक मत करना, शियर फोर्स डायग्राम में नहीं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहां पे भी ये साइन चेंज होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं. शियर फोर्स वाले में नहीं, ये याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन में मिस्टेक हो जाता है. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ही जहां पे भी साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, वेर एवर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज चेंजिंग इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है. ठीक है. So let's move on to our next topic, that is bending stresses. तो जब भी कोई बीम किसी फोर्स से लोडेड है, ठीक है, या उस पर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये बेंड होने का की कोशिश करेगा या बेंड होगा. ठीक. तो उस केस में हमारे लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए या प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी है. ठीक है. कुछ चीजों में इसमें है. पहला तो रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सपोज करो आपके पास ये बीम है, राइट, कुछ इस तरह का बीम है. ये इसका मिडिल पॉइंट है. ठीक है. तो ये अगर बेंड होगा तो कुछ इस तरह से बेंड होगा लोडिंग की वजह से, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. अगर इस पे कहीं पे मैं सेंटर पे कुछ फोर्स लगा दूं, तो ये कुछ इस तरह से बेंड होने की कोशिश करेगा. तो ये जब बेंड होता है, तो ये जिस रेडियस ऑफ पे बेंड हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए वो जानना इंपॉर्टेंट. सपोज कर इसको मैंने आर दे दिया, तो इसको हम, इस आर को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेकेंड चीज है आपका द बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, ठीक है, क्या मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है.
शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम देख रहे थे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। और जो हमारे लिए जानना जरूरी है, बेंडिंग स्ट्रेस एंड क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस। ठीक है, तो ये कुछ तीन चार चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। इन्हीं चीजों को फाइंड आउट करना हम इस टॉपिक में सीखेंगे। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं जिनको कहा जाता है बेंडिंग इक्वेशंस। राइट। तो आज की क्लास में हम यही बेंडिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बेंडिंग इक्वेशन होता क्या है और कहाँ से आया है। ठीक है। So before moving on to that, we will see some assumptions. कोई भी चीज हम जब डिराइव करते हैं तो कुछ assumptions लेते हैं जनरली। ठीक है, तो इस टॉपिक पे भी हम कुछ assumptions लेंगे। सो यहाँ पे जो हम एज्यूम कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो हम एज्यूम करेंगे कि द मटेरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस। बस मैं ब्रीफ में रीड कर ले रहा हूँ, आप लोग बुक में और एजम्पशन सारे पढ़ लेना। 9-10 एजम्पशन है। ठीक है, पहले तो हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा होमोजीनियस मटेरियल से बना है, कोई अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से नहीं बना है या डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहा है। ठीक, सारे के सारे एक होमोजीनियस है थ्रू आउट में। सेकेंड, स्ट्रेस इंड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कब होता है? इलास्टिक लिमिट तक ही। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जो भी बेंड हो रहा है वो इलास्टिक लिमिट तक ही हो रहा है। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि वहां से ये वापस रिस्टोर कर लेता है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज, सिर्फ वहीं तक हो रहा है। उसके आगे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके आगे आपका जैसा आप जानते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा मटेरियल साइंस में या कहीं पे भी, उसके बाद फेलियर होता है। ठीक, या उसके बाद ये अपना इलास्टिसिटी लूज कर देता है। तो हम ये मानते हैं कि इलास्टिक लिमिट तक ही है अभी। ठीक, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। थर्ड है, जो आपका ई की वैल्यू है यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो सेम है। ठीक है, सेम थ्रू आउट। पूरे बीम में ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये मानेंगे हम। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो उसका जो ट्रांसफर सेक्शन है, जो बेंडिंग के पहले प्लेन था, तो आफ्टर बेंडिंग भी वो प्लेन ही रहेगा। ठीक है। सो प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। There is no resultant push or pull on the cross section of beam. No resultant push or pull. अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं शियर फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से लग रहा है। कोई भी बीम में अगर इस तरह से लग रहा है शियर फोर्स लग रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी पुश और पुल फोर्स अभी नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, जो मैंने एरोस बनाए हैं इस तरह के कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं अभी, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, यानी डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स। हम इन फोर्सेस को जो एक्स डायरेक्शन में लगते हैं उनको अभी इग्नोर करेंगे, सिर्फ वाई डायरेक्शन में देखेंगे क्योंकि शियर फोर्स ही हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है यहाँ पे। बेंडिंग शियर फोर्स की वजह से ही होगी फिलहाल। ठीक, तो we will assume that there is no resultant push or pull. Six, loads are applied in the plane of bending. ठीक है। सेवेंथ है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम आपको कोई भी चीज डिराइव करने कहा जाता है तो पहले उसके assumptions जरूर लिखना डेरिवेशन के पहले, ये इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं assumptions को लेकर के आप कुछ चीज डिराइव कर रहे हो। सो द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम
is symmetrical about a line passing through the center of gravity in the plane of bending. तो हम ये मान के चलेंगे कि आपका जो बीम है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। एक किसी भी सेंट्रोइडल प्लेन से ये सिमेट्रिकल है, मतलब ऊपर नीचे कोई अलग अलग इसका डायमेंशन नहीं है, अलग अलग शेप साइज नहीं है। ये एक तरह से अपने एक एक्सिस के अराउंड एक मिरर इमेज बनाएगा, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे रहेगा। सो और हम ये मान के चलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इज वेरी लार्ज बिफोर बेंडिंग। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, अगर बेंड होता है तो ये, तो शुरुआत में जो स्टार्टिंग में है, जैसे ये बिफोर बेंडिंग कंडीशन है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो रेडियस बनेगा ये बहुत लार्ज होगा, राइट। ये हमारा एजम्पशन है कि बहुत लार्ज होगा कि हम उसको अभी इग्नोर कर सकें। बेंडिंग के बाद ही हमको एक रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये एजम्पशंस है आपके पास, इसको ले करके हम सॉल्व करना चालू करते हैं। व्हाट वुड बी द बेंडिंग इक्वेशन? So let's see a bending moment, a beam. ठीक है, इसका हमने सेंट्रल एक्सिस ले लिया, ठीक है, जिसके अबाउट हम ये मान रहे हैं कि ये बीम सिमेट्रिकल है। In this beam we will take a section, small section, सपोज करो इस पॉइंट को मैंने नेमिंग कर दिया P एंड Q, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर मैं एक और सेक्शन ले रहा हूँ जिसको हमने नेमिंग कर दी R एंड S, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया Y, ठीक है। Now what will happen after bending? हमने इस पे एक शियर फोर्स लगाया और जिसकी वजह से इसमें बेंडिंग प्रोड्यूस हुई। लेट्स सी लाइक दिस। ठीक है, कि ये कुछ इस तरह से बेंड हो गया, राइट। नाउ यू विल टेक सेम सेक्शन, इसका सेंट्रल एक्सिस कुछ इस तरह का हो जाएगा। बेंडिंग के बाद जो आपके पास सेक्शन हुआ उसको हमने नेमिंग कर दिया P डैश Q डैश R डैश S डैश, एंड दिस डिस्टेंस रिमेन्स Y, ठीक है। अब देखिए, जब भी बेंडिंग होता है तो आप देखोगे कि जो अपर सेक्शन है, ठीक है, ये पहले से छोटा हो गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस बिकेम स्मॉलर देन द ओरिजिनल बीम, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कंप्रेशन फोर्स लग रहा है,
सो अपर पोर्शन इज गोइंग इन कंप्रेशन एंड द लोअर पोर्शन यानी कि आउटर रेडियस जो है ये आपका टेंशन में है, क्योंकि इसका लेंथ आपका इंक्रीज हो गया। तो जो आउटर पोर्शन है उसका या आउटर रेडियस का आपका टेंशन, उसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है और अपर पोर्शन में कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नाउ वी विल गेट अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसमें बेंडिंग प्रोड्यूस हुई है। इसको हम सेंट्रल एक्सिस से लेते हैं, सो लेट्स मार्क इट। इनके बीच जो एंगल बन रहा है हम इसको मान के चलते हैं अल्फा, राइट। और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। So the upper portion is giving you the compression, right? Lower portion is giving tension। और जो आप इसका सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, जो मैंने इस डैश डॉट से ड्रॉ किया हुआ है, इस सेंट्रल एक्सिस की ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम और दूसरा नाम देते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम इसलिए न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं कि इसमें कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होता। आपके अपर पोर्शन में हो रहा है, लोअर पोर्शन यानी आउटर रेडियस में हो रहा है और इनर रेडियस में हो रहा है, बट जो सेंट्रल एक्सिस है यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये मान के चलते हैं कि ये जिस साइज का था उसी साइज का हो गया, इसमें एकदम सेंटर पे कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। तो अपर में आपको कंप्रेशन फोर्स मिल रहा है, लोअर एंड में आपको टेंशन मिल रहा है, या इनर रेडियस में आपको कंप्रेशन मिल रहा है, आउटर रेडियस में टेंशन मिल रहा है, बट एट द सेंटर एकदम मिडिल पे वो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। वो ना टेंशन में ना कंप्रेशन में, वो एज इट इज है, जिस लेंथ का पहले था उसी लेंथ का रह गया है, राइट। सो इसमें हम लेंथ ऑफ आर्क देखेंगे। आप सबको पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। लेंथ ऑफ आर्क होता है आर्क थीटा, ठीक है। किसी भी इस आर्क को हम एक सर्कल का ही पार्ट मान के चलते हैं, और इस आर्क का लेंथ अगर हम निकालने चले तो इस आर्क का लेंथ हम कभी भी निकालते हैं तो यू नो द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एनी कर्व, इट इज टेकन एज आर थीटा। थीटा आपका रेडियन में रहता है, ठीक है। तो आर थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क। सो इसी केस में हम इसमें भी देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे पी डैश क्यू डैश है, पी डैश क्यू डैश, इट कैन बी टेकन एज आर अल्फा, क्योंकि ये सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली आर डैश एस डैश, जो आपका ये पॉइंट है आर डैश एस डैश, इसको हम मान सकते हैं इज इक्वल टू आर माइनस वाई इंटू अल्फा। ये डिस्टेंस आपका वाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस इज वाई। सो आर डैश एस डैश हो गया आपका आर माइनस वाई इंटू अल्फा, और पी डैश क्यू डैश हो गया आपका आर अल्फा, राइट। Now we know that P dash Q dash is equal to PQ, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, जैसा मैंने बताया इसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा, तो जैसा पहले था वो वैसा ही रह जाएगा जो न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो P डैश इज इक्वल टू P डैश Q डैश इज इक्वल टू PQ, ठीक है। which will be again equal to RS। ये जो आपका P डैश Q डैश है, this P डैश Q डैश is equal to its original length, that is PQ, और इसी की लेंथ के इक्वल आपका है RS, ठीक है। So we can say that P dash Q dash is equal to PQ is equal to RS, right? Now let us find out strain in RS। मतलब RS के लेंथ में कितना बदलाव आया। ये जो आपका RS लेंथ है, राइट, दिस RS लेंथ, इस लेंथ में क्या बदलाव आया आफ्टर बेंडिंग, हमको उसका स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन वी नो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेट्स फाइंड आउट। RS would be
जो ओरिजिनल लेंथ था आर एस का माइनस चेंज होकर के क्या हो गया आर डैश एस डैश अपॉन आर एस, ठीक है। बट वी नो आर एस इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश, ओके। सो वी रिप्लेस आर एस with p dash q dash, so p dash q dash minus r dash s dash upon rs, right? And we know p dash q dash is r alpha and r dash s dash is r minus y alpha, so we replace it r alpha minus r minus y alpha upon rs again r alpha। r हम कैपिटल लिए हुए हैं यहाँ पे, राइट, r कैपिटल लिए हुए हैं तो इसको कैपिटल ही रहने दो, सब जगह कैपिटल कर दो। It is radius of curvature r alpha r minus y alpha and again r alpha, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट y बाय कैपिटल R, ठीक है। तो स्ट्रेन इन आर एस इज इक्वल टू y बाय कैपिटल R। अब ये समझो कि हम बेंडिंग स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते आ रहे हैं राइट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे भी हम बेंडिंग स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, या आरएस में जो आपका स्ट्रेस लग रहा है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, राइट। एंड यंग्स मॉडुलस इज ई। सो इस स्ट्रेन को अगर मैं स्ट्रेस के फॉर्म में लिखूं तो व्हाट इट विल बी सिग्मा बाय ई, दैट इज स्ट्रेन, राइट। यू विल गेट सिग्मा बाय ई इक्वल्स टू y बाय r और sigma by y equals to E by R. So this is your first relation of bending equation. ये आपको याद रखना है हमेशा, सिग्मा बाय y इक्वल्स टू E by R, ठीक है। So ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बेंडिंग इक्वेशन का, सिग्मा बाय y इक्वल्स टू E by R। डेरिवेशन याद रखिए, हो सकता है पूछा जाए, ठीक। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। ना हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं, ठीक है। ये जो आपका हम जो कर रहे थे ये आपके न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग कर रहे थे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम देखते हैं, यानी ये वाला एरिया जिसको हमने जिगजैग से बनाया हुआ है वो इस पॉइंट पे भी होगा, ठीक है। तो उस एरिया के बारे में हम थोड़ा सा उसका भी रिसर्च करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक। तो अगर मैं उस एरिया को कुछ इस तरह से डिनोट करूं, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। ठीक है, जस्ट फॉर एजम्पशन इसको आप समझ लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये न्यूट्रल एक्सिस बीच से जा रहा है। तो इसके थोड़ा सा ऊपर हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं dx, ठीक है। इस छोटे से एरिया के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको फुल एरिया के बारे में पता चल जाएगा। तो अब इस एरिया पे आपका कितना फोर्स लग रहा है, नॉट dx, लेट्स टेक इट dA, ठीक है। इस एरिया को हम लिए हैं dA। तो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, वी नीड टू फाइंड आउट। So the non-out force on this area would be equal to in this area dA would be equal to now what we know about sigma from here। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा वुड बी इक्वल टू ई वाई बाय आर, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेस के फॉर्म में लिखूं यहाँ पे तो ई वाई बाय आर, ये आपका क्या हो गया स्ट्रेस इनटू हम एरिया कर देंगे यानी कि डी ए, तो दिस विल गिव यू फोर्स, ठीक है। सिग्मा इंटू एरिया या स्ट्रेस इंटू एरिया इज फोर्स, वी नो। तो अगर हमको नॉर्मल फोर्स इस छोटे से स्ट्रिप पे निकालना है डीए एरिया पे,
ठीक है, जिसका एरिया डीए है, तो उस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, ई वाई बाय आर आपके पास सिग्मा आया ही है पहले से, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, इनटू हमने डीए कर दिया, तो इतना फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक, अब इसका मोमेंट लेते हैं, राइट। दिस डिस्टेंस इज वाई, जो न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, जो हमने छोटा सा स्ट्रिप लिया है उसका वाई डिस्टेंस है। जस्ट सेम हमने जो यहाँ पे वाई डिस्टेंस लिया था आर डैश एस डैश का, ये इसी का क्रॉस सेक्शन। तो सो लेट्स टेक द डिस्टेंस वाई। तो व्हाट वुड बी द मोमेंट, लेट्स फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट इन दिस केस। What we will get, Ey by r into y again। ठीक है, y डिस्टेंस पे लग रहा है, हमको सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट फाइंड आउट करना, हमने फोर्स फाइंड आउट किया, इंटू वाई कर देंगे तो हमको मोमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली ई वाई बाय आर इंटू वाई डी ए, ये आपका आ गया मोमेंट, और ई वाई स्क्वायर बाय आर डी ए, राइट। तो ये अब हो गया था छोटे से स्ट्रिप का। अगर हमको होल एरिया का फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल वी विल बी गेटिंग मोमेंट अबाउट होल एरिया। सो द टोटल बेंडिंग मोमेंट वुड बी is equal to integration of Ey square by r into dA। ठीक है, अगर आपको टोटल एरिया का फाइंड आउट करना है कि कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, हमने छोटे से स्ट्रिप का फाइंड आउट किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, राइट। तो ये आएगा टोटल बेंडिंग मोमेंट। अब इस टर्म को जो हमारा आया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। wait a second, not the whole portion, इसमें से आप ई बाय आर बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद जो आपको वाई स्क्वायर डी ए मिला है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वैसे ही इस केस में जो आपका ये टर्म आया इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इसको हम कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फिगर्स। ठीक है, अगर ये स्क्वायर होगा तो कुछ और आएगा मोमेंट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर सर्कल होगा तो कुछ और आएगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ई बाय आर इंटू आई, वेर आई इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, so finally we got m equals to e by r into I। ठीक, और we can say m by I equals to e by r, right। ये आपके पास आया सेकेंड रिलेशन। दिस इज योर सेकेंड रिलेशन। और हमने पहले पहले इक्वेशन में क्या देखा था, दिस ई बाय आर इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई। ठीक, सो फाइनली वी विल गेट आवर बेंडिंग इक्वेशन वुड बी विच वुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर इक्वल्स टू एम बाय आई। और दिस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये इसको हम बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है हमेशा, सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर इक्वल्स टू एम बाय आई, वेयर एम इज we know bending moment, I is area moment of inertia about neutral axis,
E is Young's modulus of elasticity. Write it as Young's modulus. ठीक है. R है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है. न्यूट्रल एक्सिस का कर्वेचर लिया हमने R का. एंड सिग्मा इज नथिंग बट बेंडिंग स्ट्रेस. ठीक है. And what would be the y? Y would be the distance of that part for which you are calculating the sigma bending stress. जैसे इस क्वेश्चन में हमने y डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लिया था. ठीक है. और इसका बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे थे. मोस्टली हम फाइंड आउट करते हैं या तो इनर रेडियस का या आउटर रेडियस का. राइट. ठीक है. तो उस केस में आपका जो y हो जाएगा दैट वुड बी y वुड बी इक्वल टू d बाय और r/2. चलो आगे क्वेश्चन में हम उसको देखेंगे व्हाट इज y. आपको y के बारे में आगे समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो दिस इज योर होल बेंडिंग इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर इक्वल टू एम बाय आई. ठीक. इसको हम आगे चल के और इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. न्यूट्रल एक्सिस आप समझ ही गए क्या होता है. दूसरा एक और चीज आता है इसमें, सेक्शन मॉडुलस. ठीक है. नाउ व्हाट इज सेक्शन मॉडुलस. हमने ये देखा कि एम बाय आई एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई. ठीक है. ये हमारा ऊपर की इक्वेशन है, सिग्मा बाय वाई इक्वल टू एम बाय आई. राइट. अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो वी कैन राइट सिग्मा इक्वल टू एम वाई बाय आई और एम अपॉन आई बाय वाई नीचे में और m by z. This z is also called known as section modulus. इसकी वैल्यू होती है आपकी i अपॉन y, मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पोर्शन फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट. ठीक है. ये y जो होता है मैक्सिमम आपके सर्कल के केस में डायमीटर बाय 2 होगा. अगर क्रॉस सेक्शनल आपका सर्कल है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है इस केस में ही देख लो आप. अगर ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे अगर सर्कल होगा, ठीक है, इस तरह का, तो आपको आउटर पोर्शन से ही अगर हमको निकालना है या, ठीक है, तो हमको y का डिस्टेंस क्या मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब रेडियस ऑफ दैट सर्किल और d/2. अगर ये स्क्वायर होता तब y का वैल्यू क्या होता. सपोज करो अगर ये स्क्वायर होता इस तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया समथिंग लाइक दिस, तो ये मैक्सिमम वैल्यू y का क्या हो सकता है, जो लेंथ है l अपॉन 2. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक. तो इस केस में y की वैल्यू हो जाती है l/2. अगर आपका स्क्वायर है तो सर्कल है तो d/2 हो जाता है. वैसे अलग अलग केसेस में अगर आपको मैक्सिमम y पे निकालना है तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका आपको पता है कि आउटर पे ही आएगा. इन दैट केस हम y की वैल्यू या तो d/2 लेंगे सर्कल के केस में या l/2. न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि y हमको क्या लेना है किस सिचुएशन में. ठीक है. सो दिस इज इट, your bending equation and section modulus. Section modulus is ratio of area moment of inertia and y. ठीक है. और you can also say it as I by y. तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही. आप ये इक्वेशन याद रखिए, इसी इक्वेशन से सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व होने वाले हैं. सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर इक्वल टू एम बाय आई. डेरिवेशन एक बार और देख लेना आप लोग समझने के लिए, इन केस कोई डाउट रहा हो तो. नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने हो सके. बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए. सो लेट्स सी इन नेक्स्ट क्लास. आई एम शेयरिंग द अटेंडेंस लिंक. वेट फॉर अ सेकेंड.